नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का BSEB सोशल स्टडीज पर। तो हम कक्षा 10वीं की सामाजिक अध्ययन की पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले के वीडियोज़ में अर्थशास्त्र और भूगोल के बारे में पढ़ा है। हमने उसके एक एक चैप्टर को ख़त्म कर लिया है, पढ़ लिया है। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में यानी BSEB सोशल स्टडीज़ के प्लेलिस्ट में आप जाकर उसे देख सकते हैं। और काफ़ी हमने बारीकी से उसके बारे में अध्ययन किया है, उसके बारे में चर्चा किया है, विचार विमर्श किया है। आज के इस वीडियो में हम लोग राजनीति विज्ञान की कक्षा यानी राजनीति विज्ञान की कक्षा आरंभ किए हैं, जिसका जो शीर्षक है किताब का लोकतांत्रिक राजनीति। इसके अंतर्गत हम अध्याय 1 कक्षा 10 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी लेकर प्रस्तुत हैं। तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी जानने से पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र का अर्थ है यानी वैसा तंत्र जिसमें जो है सरकार है वह चुनी हुई हो, यानी लोकतंत्र शासन की वैसी पद्धति है जिसमें जो सरकार है वह चुनी हुई होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार जो लोकतंत्र है, अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र की सरल एवं सटीक परिभाषा उन्होंने दिया है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। यानी लोकतंत्र क्या है? जनता का है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा जो है यह एक शासन है जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं। या लोकतंत्र शासन की वैसी पद्धति है जिसमें सरकार चुनी हुई हो। तो लोकतंत्र से रिलेटेड ही एक और टर्म आता है जिसका नाम है गणतंत्र। तो गणतंत्र का अर्थ है कि राष्ट्र का जो प्रधान है वह चुना हुआ व्यक्ति हो, वंशानुगत व्यक्ति न हो। यानी राष्ट्र का जो प्रधान है वह चुना हुआ व्यक्ति हो, न कि वह वंशानुगत हो। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भारत लोकतंत्र भी है और साथ ही साथ गणतंत्र भी है, क्योंकि यहाँ जो है राष्ट्र का सर्वोच्च व्यक्ति जो है राष्ट्रपति, वो भी जो हैं चुने हुए व्यक्ति हैं जिनको एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुना जाता है। तो हमने जाना कि लोकतंत्र और गणतंत्र में बेसिक डिफरेंट क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। अब हम जानेंगे कि लोकतंत्र में किस प्रकार सत्ता की साझेदारी होती है। तो लोकतंत्र में सत्ता का अर्थ होता है पावर, यानी यहाँ पे सभी लोग पावर प्राप्त करना चाहते हैं, यानी सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं लोकतंत्र में। यानी जिसके पास लोकतंत्र में सत्ता रहेगी वही जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को उसके पक्ष में रहेगा और उसके माध्यम से वह देश पर शासन करता है। इसी कारण से जो सत्ता पक्ष में पार्टियां हैं वह इसे बरकरार रखना चाहती हैं और जो विपक्ष में पार्टियां हैं उसे प्राप्त करना चाहती हैं। यानी सारा जो खेल है लोकतंत्र में सत्ता का खेल ही सर्वोच्च होता है। तो अब सत्ता की साझेदारी क्या है? तो लोकतंत्र में यानी सत्ता को विभिन्न वर्ग, जाति, संप्रदाय, समुदाय, धर्म, क्षेत्र के आधार पर बंटवारा किया जाना ही लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके घर में मालिकाना हक मान लीजिए आपके पिता का हो, तो अन्य लोग भी किसी किसी मामले में अपना अधिकार को जताना चाहते हैं कि ताकि जो सत्ता है किसी के एक व्यक्ति के हाथ में, यानी केंद्रीकरण उसका ना हो, सत्ता के विभिन्न आधारों पर बंटवारा हो, विभिन्न अवसरों पर बंटवारा हो, ताकि लगे कि नहीं लोकतंत्र घर में भी काबिज है। ठीक उसी प्रकार एक लोकतंत्र में, एक देश में भी सत्ता को साझेदार जो है साझेदारी किया जाता है। तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से तात्पर्य क्या है? प्रश्न पूछता है, यह एक अहम प्रश्न है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से तात्पर्य यह है कि लोकतांत्रिक देश में सत्ता को विभिन्न वर्ग, जाति, समुदाय, धर्म, क्षेत्र के आधार पर बंटवारा करना ही लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी है। तो हम यहाँ पे न सिर्फ पारिभाषिक शब्दावली को जानेंगे बल्कि हम किताब के महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी जानेंगे ताकि आप इससे रिलेट कर पाएँ। यह साथ ही साथ परीक्षा, न केवल परीक्षा उपयोगी है बल्कि आपको आगे के टर्म को समझने के लिए, मान लीजिए अगर आप कक्षा 12वीं में, 11वीं में अगर आर्ट्स स्ट्रीम का चुनाव करते हैं या सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो यह एक बेसिक जो है यह एक आपकी जानकारी के लिए बहुत ही अहम है। तो आइए हम किताब पर नज़र दौड़ाएं। तो यह जो किताब है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2, तो इसमें परिचय दिया गया है कि पिछले परिचय में हमने लोकतांत्रिक स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त किया था। अभी हमने जानकारी प्राप्त किया लोकतांत्रिक स्वरूप के बारे में।
तथा यह जानने की भी कोशिश की कि वैश्विक परिदृश्य में लोकतंत्र का किस प्रकार विकास हुआ। हमने, अगर आप कक्षा 9वीं की बात को याद करें तो आपने पढ़ा होगा चिली में किस प्रकार लोकतंत्र हुआ, युगोस्लाविया में किस प्रकार हुआ, अन्य देशों में किस प्रकार हुआ। इस वर्ग के इस अध्याय में यह जानने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक विषमता के कारण लोकतंत्र में द्वंद्व में तत्व किस प्रकार अंतर्निहित है। यानी समाज में विभिन्न प्रकार के समुदाय होते हैं, धर्म होते हैं, क्षेत्र होते हैं, वर्ग होते हैं, जाति होता है, संप्रदाय होते हैं। तो इनमें कैसे द्वंद्व पनपता है, यानी कैसे द्वंद्व पनपता है, तो इसका कारण भी है सत्ता। यानी सभी लोग पावर को प्राप्त करना चाहते हैं, सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं। जातीय एवं सांप्रदायिक विविधता लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। लिंग भेद के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवहार जो है किस प्रकार परिवर्तित होता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। तो लोकतंत्र क्या करता है, यह सारी विभिन्नताओं के बीच एक सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है, यानी सबका एक ऐसा समाधान देने की कोशिश करता है जो सभी को मान्य हो, यानी सर्वमान्य समाधान देने की लोकतंत्र जो है कोशिश करता है। इन्हीं अवधारणाओं को आगे बढ़ाते हुए यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक विभिन्नता कैसे अलग अलग रूप धारण करती है और सामाजिक विभिन्नता और लोकतांत्रिक राजनीति किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी समाज में किस प्रकार जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर विभिन्नता है, क्षेत्र के आधार पर विभिन्नता है, और वह जो है लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। हम अध्याय के दूसरे पड़ाव पर इस सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली 3 सामाजिक असमानताओं पर गौर करेंगे, जिसमें प्रमुख है जाति। पहला है जाति, दूसरा है धर्म और तीसरा है लिंग। तो ये जो है असमानता के जो 3 प्रारूप हैं, जो 3 टर्म्स हैं, इनके आधार पर हम देखेंगे किस प्रकार यह समाज में सामाजिक विषमता के कारण हैं। इन 3 पर आधारित विषमताएं कैसी हैं और किस प्रकार राजनीति में अभिव्यक्त होती हैं। यानी अभी जाति, धर्म और जो लिंग भेद है, यह जो है लोकतांत्रिक राजनीति में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस आधार पर कई सरकारें बनती भी हैं, खास करके अगर क्षेत्रीय सरकार की बात की जाए या राज्य सरकार की, तो वह जाति के फैक्टर्स में अहम योगदान देती है। जबकि अगर धार्मिक मामले को देखा जाए तो वह जो है वह केंद्रीय सरकार जो है धार्मिक मामले के आधार पर ज़्यादा उसका जो दखल हो सकता है या होता ही है। तो इस पर हम बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। पहले हम जानते हैं लोकतंत्र में द्वंद्ववाद क्या है। यानी लोकतंत्र में द्वंद्ववाद यानी कन्फ्लिक्ट क्या है, हम जानेंगे। द्वंद्ववाद क्या है, लोकतंत्र में जो है द्वंद्ववाद क्या है, यानी कन्फ्लिक्ट क्या है डेमोक्रेसी में। लोकतंत्र में द्वंद्ववाद के तत्व हमने 9वें वर्ग के अध्याय में दो में देखा है। अगर आप 9वीं कक्षा का अध्ययन कर चुके हैं, अगर नहीं भी किए हैं, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग ही शासन के केंद्र बिंदु है, ये आप सभी जानते होंगे। अगर लोकतांत्रिक शासन पद्धति है तो लोग ही शासन के केंद्र बिंदु है, क्योंकि हमने अभी अब्राहम लिंकन की जो है परिभाषा को जाना था कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन पद्धति है। इस आधार पर हम पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि लोकतंत्र में है जो है लोग ही शासन के केंद्र बिंदु हैं। लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों के लिए एवं लोगों के द्वारा ही शासन चलाया जाता है। जैसा कि हमने अभी जाना, तो शासन में लोक प्रतिनिधि लोक के हित का तथा उनके इच्छा का सर्वोपरि महत्व देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्षेत्र जो है एक मान लीजिए विक्रम विधानसभा क्षेत्र या आपके क्षेत्र का कोई भी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, तो वह उस राज्य सरकार के जो प्रतिनिधि हैं यानी जो विधायक हैं आपके क्षेत्र का प्रतिनिधि करते हैं तथा आपके जो मामला है, आपके जो समस्याएं हैं, उसको विधानमंडल में ले जाकर वे लोग रखेंगे। यानी आपकी समस्याओं को आपके प्रतिनिधि के रूप में वो पहुंचाने का काम करते हैं। उसी प्रकार अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र में अगर संसदीय शासन पद्धति है तो आपके जो सांसद हैं आपके क्षेत्र के, वो आपके संसदीय क्षेत्र के मामला को संसद में ले जाकर आपकी प्रतिनिधि करते हैं। यानी जो है लोकतंत्र एक प्रतिनिधियात्मक शासन व्यवस्था का भी कार्य करती है। आगे हम जानेंगे, यही कारण है कि शासन के लोकतांत्रिक व्यवहार समाज में उभरते द्वंद्व से प्रभावित होता है। यानी
अगर इतने जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय, क्षेत्र आदि हो तो जाहिर सी बात है कि जो है द्वंद्ववाद होगा ही। इसको हम एक सामान्य सा परिभाषा लेकर चलते हैं। अगर आपके घर में, आपके परिवार में बहुत से लोग, जैसे कि आपके भाई बहन और भी चाचा चाची इत्यादि लोग रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनमें किसी न किसी बात के लिए कन्फ्लिक्ट यानी द्वंद्व होगा ही। जैसे मान लीजिए कभी खाना के लिए हो जाए, या कभी किसी अन्य कार्य के लिए हो जाए, कभी चाचा के लड़के से हो जाए, या कोई भी कारण हो सकता है, तो द्वंद्व होता ही है। ठीक उसी प्रकार अगर एक लोकतांत्रिक देश की भी बात करें तो वहाँ पे अगर इतने लोग पारिवारिक सदस्य के रूप में रह रहे हैं, इतने वर्ग रह रहे, इतने जाति, इतने धर्म, इतने समुदाय, क्षेत्र रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि द्वंद्ववाद होना अवश्यम्भी है। ठीक है, तो हम कुछ उदाहरण लेंगे। हमें अच्छी तरह समझने के लिए निम्नलिखित कुछ घटनाओं और मुद्दों पर गौर करेंगे। वर्ष 1961 में मुंबई में मराठियों की संख्या 34% थी, जो कि वर्ष 2001 तक आते आते यह संख्या 57% से ज़्यादा हो गई। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने एक अध्ययन किया जिसमें बताया गया कि 49% जो प्रवासी लोग हैं वह उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं। तो इनका स्थिति भी काफ़ी अलग है। जैसे कि अगर हम पूरे भारत की बात करें तो यह महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई यहाँ पे पड़ता है, यह एक बंदरगाह नगर भी है। तो दक्षिण भारत के अधिकांश नगर, जैसे कि अगर हम बात करें बेंगलुरु की बात करें, इधर पुदुचेरी की बात करें, चेन्नई की बात करें, इधर अमरावती की बात करें, और इधर केरल के नगरों की बात करें जैसे कि तिरुवनंतपुरम की बात करें, तो ये अपेक्षाकृत विकसित हैं, जिस कारण से इनको रोजगार जो है यहीं पे मुहैया हो जाता है। अगर हम इधर की भी राज्यों की बात करें, गुजरात के राज्यों की, तो ये व्यापारिक के रूप में, जैसे कि हम अगर गांधीनगर की बात करें, सूरत की बात करें, तो वो भी जो है अपने आप में समृद्ध है। लेकिन बच गया क्षेत्र जो हमारा उत्तर भारत के कुछ इलाके, जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश में के अधिक लोग जो हैं वहाँ पे बेरोजगारी के कारण लोग मुंबई या महाराष्ट्र में प्रवास करते हैं। तो इस प्रवास के कारण जो प्रवासी लोग हैं उनमें 49% लोग हैं वह उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं। तो वे लोग उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं, और अधिक वेतन पाने वालों में सफ़ेद पोश मराठियों का वर्चस्व है, लेकिन फिर भी वो बिहारियों को और साथ ही साथ उत्तर भारत के लोगों को हिंदी में भैया या ऐसे कहकर दूर दूराते रहते हैं। उनके साथ भेदभाव का भी व्यवहार किया जाता है, कई बार उनके साथ मारपीट की भी घटनाएं सामने आती हैं। तो हमारे सामने यह एक प्रश्न है कि अगर भारत सभी भारतीयों का देश है तो क्या महाराष्ट्र या मुंबई सभी भारतीयों का प्रदेश नहीं है? बिल्कुल है। तो इस तरह के जो द्वंद्ववाद के कारण से कई प्रकार की जो घटनाएं हैं वह पनपते रहती है, जो कि हमारे राष्ट्र की एकता में, अखंडता में और एक सही तरह से एक सामाजिक विकास में बाधा के रूप में यह काम करता है। अगर हम और बात करें तो जो अधिक वेतन पाने वाले जो सफ़ेद पोश मराठियों का भी है वहाँ पे ज़्यादा वर्चस्व है। तो आपके सामने यह एक प्रश्न है कि क्या ऐसी हरकत जो है होने देना चाहिए? तो हमारे सामने यह एक महत्वपूर्ण सवाल के रूप में उभर कर आता है। वहीं अगर बात करें मुंबई, तो मुंबई जो है भारत की एक वित्तीय राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। अगर भारत की हम प्रशासनिक राजधानी या एक सामान्य राजधानी की बात करें तो वह दिल्ली है, लेकिन अगर हम वित्तीय राजधानी की बात करें, वित्तीय यानी फाइनेंशियल कैपिटल की बात करें, फाइनेंशियल कैपिटल की बात करें तो उसे मुंबई के रूप में जाना जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ सकता है कि भारत की वित्तीय राजधानी कौन है, तो इसका सही जवाब है मुंबई, यानी भारत की वित्तीय राजधानी जो है वह मुंबई है। इसका कारण यह भी है कि जो आरबीआई यानी भारत का जो केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है, शीर्षस्थ बैंक है, जो शीर्षस्थ बैंक है यानी भारत का पहला बैंक है, इसके नाम से ही जो मुद्रा जारी होता है वह आरबीआई, उसका मुख्यालय भी है, मुंबई भी है। और भी भारत सरकार के कई उपक्रम भी है वो मुंबई में है। तो अगर भारत सरकार के और जो अन्य भारतीयों का अधिकतर पैसा मुंबई में लगा हुआ है, तो क्या मुंबई अन्य भारतीयों के लिए नगर नहीं है, केवल मराठियों के लिए वह नगर है? ये ऐसी भावना जो बिल्कुल हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता और साथ ही साथ संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है, जिसमें बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कई जो प्रांत हैं वो मिलकर भारत एक देश बना है। तो ये सब जो घटनाएं हैं लोकतंत्र में द्वंद्ववाद का कारण बने हैं, और कई राजनेता लोग भी
सत्ता की दृष्टि से, यानी अपनी सत्ता कुर्सी को बचाए रखने के कारण से, क्योंकि यह चैप्टर ही है सत्ता पर केंद्रित है, यानी पावर पर केंद्रित है। यानी समाज का हर वर्ग जो है वह सत्ता पर काबिज होना चाहता है या उसकी साझेदारी करना चाहता है ताकि हम भी सत्ता में भागीदार हों। तो इस कारण से इस प्रकार की स्थिति पनपती है। तो हमने जाना कि किस प्रकार मुंबई में जो इस प्रकार की जो है समस्याएं पनपती है, जो हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता में जो है बाधा का कारण बनती है। तो यह तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति यानी तुष्टीकरण की राजनीति से तात्पर्य है कि अपना हित साधने के लिए राजनीति करना, जो कि क्षेत्रीय विषमता को और बढ़ाता है और क्षेत्रवाद को भी और बढ़ाने का कार्य करता है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण में रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में मैसूर में भी जो है बिहारी छात्रों के साथ मारपीट किया जाता है। तो ऐसी जो घटनाएं हैं हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि क्या जो अन्य इलाके हैं को वो उन क्षेत्रों के लिए ही सीमित है। तो यह हमारे सामने एक प्रमुख मुद्दा के रूप में सामने आती है। तो इस प्रकार हम जाति, धर्म या संप्रदाय जो है उसकी पहचान के आधार पर भी यह भेदभाव होता है। अब हम एक यहाँ पे दृष्टांत देते हैं कि इन कृत्यों में, यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि इन कृत्यों में शिकार होने वालों की पहचान केवल क्षेत्र विशेष था, न कि जाति, धर्म या संप्रदाय। यानी इन छात्रों के साथ मारपीट किया गया उन इलाकों में, तो वहाँ उनका केवल आधार जाति, धर्म या संप्रदाय नहीं था, उनका आधार क्या था? क्षेत्र आधारित था, यानी क्षेत्रीय आधारित था। यानी वे उत्तर भारत के थे, तो इस आधार पे उन लोगों को एक हे दृष्टि से, बिहारी की दृष्टि से या अन्य लोगों की दृष्टि से देखकर उन्हें मारा गया। दूसरे शब्दों में मुंबई एवं मैसूर में हिंसात्मक कार्रवाई का आधार क्षेत्रीय विभाजन था। यानी क्षेत्र के आधार पर जो है क्षेत्रीय जो विभाजन था, क्षेत्रीय विभाजन इन इलाकों में प्रमुख जो है विषमता का एक कारण के रूप में उभर कर सामने आया। निश्चित रूप से यह लोकतंत्र के स्थापित सिद्धांत देश के किसी भी भाग में रहने तथा निवास स्थान बनाने की स्वतंत्रता के विरुद्ध है, क्योंकि हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भी अगर हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो उसमें यह स्पष्ट रूप से दिया गया है कि आप देश के किसी भी भाग में रह सकते हैं और निवास स्थान बना सकते हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर। परंतु तुष्टीकरण के नीति के अंतर्गत सत्ताधारियों द्वारा इसका कठोर जो है विरोध नहीं हो पाता है और इस द्वंद्वात्मक पहलू का सीधा प्रभाव लोकतंत्र के सिद्धांत और व्यवहारों पर पड़ता है। अब हम जानेंगे कि किस प्रकार मैक्सिको के ओलंपिक में विरोध जो का स्वरूप था वह नस्ल आधारित था। तो आइए हम जानते हैं मैक्सिको के ओलंपिक पर। तो मैक्सिको में जो है ओलंपिक समारोह में जो है भेदभाव का या विरोध का जो स्वरूप था वह नस्ल पर आधारित था, वह नस्ल पर आधारित था, यानी रेस पर आधारित था। तो हम अभी जानेंगे बेल्जियम की स्थिति के बारे में। बेल्जियम में देश के 59% लोग जो हैं वह फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और डच भाषी हैं। उसके बाद 40% जो लोग हैं वह बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच वो लोग जो हैं कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। अगर वहीं हम बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स की बात करें तो वहाँ पे 80% जो लोग हैं वह फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग जो हैं डच भाषा बोलते हैं। तो जो ब्राज़ील की स्थिति जो है वहाँ पे जो फ्रेंच भाषी जो लोग हैं वह अधिक समृद्ध हैं और जबकि जो डच भाषी जो लोग हैं उनकी स्थिति संतोषजनक नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो उन लोगों की जो संख्या है वह 59% है, यानी बहुसंख्यक में वहाँ पे डच भाषी लोग हैं। लेकिन हम राजधानी की बात करें तो राजधानी में बहुसंख्यक में कौन सी भाषा बोलने वाले लोग हैं? फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो फ्रेंच भाषा जो बोलने वाले लोग हैं उनकी संख्या जो है ओवरऑल कम है, 40% लोग ही हैं, जबकि 59% लोग जो हैं वह डच भाषा बोलते हैं। और वहाँ की जो स्थिति है ब्राज़ील की, वहाँ पे जो फ्रेंच भाषी जो हैं वह समृद्ध हैं और जो डच भाषी लोग हैं उनकी स्थिति जो है संतोषजनक नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है कि उनमें द्वंद्व या कन्फ्लिक्ट होना तय है। तो जो है यह जो द्वंद्व है लोकतांत्रिक शासन की दिशा को निर्धारित किया और बेल्जियम में केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ के 2 इलाकों के क्षेत्रीय सरकार को सुपुर्द किया गया। यानी वहाँ पे जो कई शक्तियाँ हैं वह बेल्जियम में केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के 2 इलाकों के क्षेत्रीय सरकार को सुपुर्द किया गया। यानी इन जो 2 इलाके हैं
इनके सरकार को जो है कई शक्तियां जो है केंद्र की उनको सुपुर्द किया गया, ताकि उन इलाकों की जो समृद्धि है, उन इलाकों की संपन्नता को बरकरार रखे। दोनों समुदाय के समान प्रतिनिधि वाले ब्रुसेल्स की अलग सरकार है, यानी जो ये ब्रुसेल्स है वो समान प्रतिनिधि वाले जो वहाँ की सरकार जो है वह अलग है, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन यहाँ पे नहीं है। ब्राज़ील की यानी जो बेल्जियम की स्थिति जो है ऐसी है, माफ़ कीजिएगा ब्राज़ील नहीं, हम बेल्जियम की बात कर रहे हैं, तो उनकी स्थिति ऐसी है। दोनों समुदाय के समान प्रतिनिधि वाले ब्रुसेल्स की अलग सरकार है। संस्कृति, शिक्षा, यानी संस्कृति, अगर हम बात करें संस्कृति की बात करें, शिक्षा की बात करें और भाषा की बात करें, ये महत्वपूर्ण जो है अहम फैक्टर्स ये निर्धारित करते हैं। तो संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों के लिए डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोग अपने सरकार के चुनाव का सामुदायिक सरकार बनाते हैं। अर्थात बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार नस्ल और जाति नहीं बल्कि भाषा जो है वह विभाजन का आधार है। भाषा जो है विभाजन का आधार है। जबकि हमने मैक्सिको ओलंपिक के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे नस्ल आधार था विभाजन का, और यहाँ जो है भाषा आधारित है विभाजन है, जो कि डच भाषी और फ्रेंच भाषी लोगों के बीच में जो है यह तनाव है। यानी विभिन्न देशों में, विभिन्न क्षेत्रों में जो असमानता या विषमता का जो आधार है अलग अलग प्रकार का है। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ जाति और मजहब पर आधारित है, तो वहाँ पे अगर यूरोपियन लोगों की बात करें तो अलग अलग पे है। वहीं अगर हम श्रीलंका की बात करें तो वो भी जो है सिंहली समुदाय और तमिल समुदायों के बीच में जो वो कन्फ्लिक्ट, द्वंद्व का कारण है। अगर हम यूरोपीय देशों की बात करें तो वहाँ पे नस्ल आधारित जो है भेदभाव ज़्यादा प्रगाढ़ रूप में आता है। वहीं अगर हम बेल्जियम की बात करें तो वहाँ पे जो है यह विभाजन जो है भाषा पर आधारित है, यानी उनकी जो लैंग्वेज है उस पर यह आधारित है। श्रीलंका में सामाजिक विभाजन जो है क्षेत्रीय और सामाजिक जो है दोनों स्तरों पर, यहाँ पे क्षेत्रीय भी विभाजन है और सामाजिक भी विभाजन है। क्षेत्रीय विभाजन यानी सिंहली समुदाय और तमिल समुदाय के बीच में है, और जो सामाजिक विभाजन जो है वह कारण यह है कि जो वहाँ के सिंहली समुदाय जो है अपेक्षा रूप से समृद्ध हैं और जो तमिल समुदाय हैं वह अपेक्षा रूप से जो कमज़ोर हैं, विपन्न हैं। परंतु ठीक इसके विपरीत भारत में सामाजिक विभाजन बहुत ही जटिल है। यहाँ उत्तर भारत की संस्कृति एवं दक्षिण भारत की संस्कृति में बहुत बड़ा अंतर देखा जाता है, भाषा के आधार पर भी देखा जाता है। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पे तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम इत्यादि भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हम उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ मुख्यतः हिंदी भाषी क्षेत्र या हिंदी बोलने वाले लोग ज़्यादा आपको मिलेंगे। और हिंदी के इर्द गिर्द ही भाषाएं जैसे राजस्थानी, गुजराती, जो कि हिंदी से काफ़ी मिलता जुलता जो है भाषाएं हैं, वह उत्तर भारत में बोली जाती हैं, जबकि दक्षिण भारत की संस्कृति जो है इससे अलग है। पुनः भाषाई और अंतराल भी बड़ा है। जातियों के बीच संघर्ष एवं तनाव की जो प्रवृत्ति है वह सर्वव्याप्त है। अग्रणी जातियों एवं पिछड़ी जातियों के हितों में टकराव है, यानी जो अग्रणी जाति हैं वो और पिछड़ी जाति जो हैं उनके हितों में टकराव है। दलितों एवं पिछड़ों को भी अपनी समस्या, दलितों की अपनी समस्याएं हैं और पिछड़ों को भी जो है अपनी समस्याएं हैं, और उन समस्याओं के कारण जो है यह कन्फ्लिक्ट जो है बरकरार रखता है, बना रहता है। बिहार में अभी हाल में दलितों एवं महादलितों की एक नई पहचान निर्धारित हुआ है। इन अंतर्द्वंद्वों का प्रभाव लोकतंत्र जो है के शासन के विभिन्न तत्वों पर पड़ना स्वाभाविक है। यानी बिहार में जो है दलितों से भी एक निम्न वर्ग है, उनको महादलित की संज्ञा दी गई है, और इस आधार पर उन्हें समाज में काफ़ी रियायत प्रदान की जा रही है ताकि वे भी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। हमने आज की इस वीडियो में जाना कि लोकतंत्र क्या होता है और लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के बारे में जाना। तो लोकतंत्र का बेसिकली अर्थ यही है कि जो सरकार है वह चुनी हुई हो, और उसमें सत्ता की साझेदारी से हमारा तात्पर्य है कि एक लोकतांत्रिक देश में, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभिन्न हितधारक जाति, धर्म, भाषा, वर्ग इत्यादि के लोगों के बीच सत्ता का विभाजन हो, क्योंकि सभी लोग जो हैं लोकतंत्र में सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं या सत्ता के साझीदार बनकर देश की शासन व्यवस्था पर अपना शासन कायम करना चाहते हैं, अपना प्रभुत्व को भी स्थापित करना चाहते हैं। साथ ही हमने विभाजन के स्वरूप को भी जाना था। अलग अलग क्षेत्रों में विभाजन का जो स्वरूप है
वह काफ़ी अलग अलग होता है। कहीं पे जाति पे आधारित विभाजन है, कहीं धर्म पे आधारित विभाजन है, कहीं भाषा पे आधारित विभाजन है, यानी जो विभाजन का आधार जो है अलग अलग है। हम अगले वीडियो में जानेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामाजिक विभाजन का जो स्वरूप है वह क्या होता है। साथ ही साथ हम यह भी चर्चा करेंगे, मैक्सिको ओलंपिक की घटना को हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने इस वीडियो में जो मराठियों और बिहारियों के बीच में जो संघर्ष है उसको जाना, साथ ही साथ हमने बेल्जियम के संघर्ष को जाना, उसी प्रकार हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार मैक्सिको ओलंपिक में वो क्या हुआ था, घटनाएँ क्या थी, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभाजन के स्वरूप को भी जानेंगे, सामाजिक भेदभाव की विविधता की जो है या विभिन्नता की उत्पत्ति के बारे में भी जानेंगे, और जाति का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी पक्षों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और वीडियो देखते रहिए। अगर आपको यह टॉपिक समझ में नहीं आए तो हमें दोबारा पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें कुछ नया कर गुजरने का एक प्रोत्साहन देता है। धन्यवाद।